हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ आवर बीटी बैच एंड इस लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन बिजनेस चैप्टर 3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में खत्म करा था। ओके, और हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कैप्टन एग्जाम पे एंड एसीसी स्टडी हब से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? Culture was expressed by Handy as the sum of the beliefs, knowledge, attitude, norms, and customs that prevail in an organization. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो हैंडी ने कल्चर को ऐसे एक्सप्रेस करा था, द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये शेन की स्टेटमेंट है, तो ये जो है फॉल्स होगा। Now, second, the tales of a company creation, such as difficulties the founder had to face and how they managed to overcome them successfully, often form a part of organization culture. True. हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में पढ़ा है, कल्चर कैसे फॉर्म होता है कि जो उनके फर्स्ट फाउंडिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी, ठीक है, और कैसे कैसे उन्होंने फिर कंपनी को शेप करा, ये हमेशा जो है कल्चर का पार्ट बन जाती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। Then John begins a new job at a company. He discovered that unlike his previous job, all staff members dress casually. According to Shane, which level of culture is John observing? तो जॉन यहाँ पर जिस कल्चर की बात कर रहा है, हमारा इसमें इन्होंने कहा है कि किसकी बात करी है, इसमें इन्होंने ड्रेस कैजुअली की, और अकॉर्डिंग टू शेन उसने 3 लेवल ऑफ कल्चर जो है वो बताया था। कौन कौन से थे वो 3 लेवल, हम अपने नोट्स में चेक करते हैं, ठीक है, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ये रहा शेन का मॉडल ऑफ कल्चर। तो सबसे पहला था आर्टिफैक्ट, देन एस्पाउस्ड वैल्यूज एंड देन बेसिक assumption एंड वैल्यूज। आर्टिफैक्ट्स में क्या था, इजीली सीन, विजिबल ऑन द सरफेस, ड्रेस, ऑफिस, लोगोस, बिहेवियर। देन एस्पाउस्ड वैल्यूज, इसमें क्या था, स्टेटेड गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, कंपनी के स्लोगन, मिशन स्टेटमेंट। और उसके बाद बेसिक assumption एंड वैल्यूज जो कि हिडन और अनकॉन्शियस होती है, सबसे मुश्किल होती है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये कौन से वाले लेवल में आता है, आर्टिफैक्ट में। हमारा इसका आंसर होगा ए। देन द फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू डिफाइन लेटर कल्चर, विच मेजर राइटर ऑन कल्चर केम टू दिस कंक्लूजन? किसने कही थी ये बात? हैंडी ने कही थी, शेन ने तो नहीं कही, शेन ने तो 3 लेवल ऑफ वो दिया था, है ना। तो इसका आंसर बाद में चेक भी करेंगे। ओके, अगर कोई सा आंसर गलत हुआ तो हम उसको बाद में रिवाइज करेंगे। ओके, देन which of the following is one of the 3 level of culture described by Shane? Things that are short term only, such as staffing levels, things that are difficult to identify as they are unseen and often unconscious, things that endure, such as organizational hierarchy, and things that initially appear superficial, such as timekeeping rules. The correct answer is B. Why? इसमें इन्होंने हमारा 3rd लेवल ऑफ शेन कल्चर की बात करी है, ठीक है, बेसिक assumptions एंड बिलीव। ओके, जो कि हार्डेस्ट टू आइडेंटिफाई होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कल्चरल टाइप्स आइडेंटिफाइड बाय हैंडी? तो हैंडी ने कौन से 2 टाइप दिए थे वो हमें यहाँ पर देखना है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? रोल, पर्सन, ब्यूरोक्रेटिक एंड इंडिविजुअल। अब हैंडी ने जो हमारे वो दिए थे, 4 टाइप के कल्चर दिए थे, ठीक है, और उसका मेमोरी सिंबल क्या था, ग्रीक गॉड। तो कौन कौन से 4 थे हमारे, हम यहाँ पर देख लेते हैं, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। हैंडी 4 कल्चर टाइप: पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर एंड पीयर पर्सन कल्चर। ओके, पावर कल्चर को उन्होंने व्यूज से वो करा था आइडेंटिफाई, रोल कल्चर को उन्होंने कनेक्ट करा अपोलो से, टास्क कल्चर को उन्होंने कनेक्ट करा अथीना से, और पर्सन कल्चर को उन्होंने आइडेंटिफाई करा डायनसस से। ओके, तो अब हमें देखना है कौन कौन से 4 हमसे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रोल एंड पर्सन जो है ये हमारे दोनों आइडेंटिफाइड बाय हैंडी है। रोल में क्या होता है कि जो डॉग जॉब, रोल क्या है, रोल क्यों कर रहे हो, रोल बोलो ना।
रोल में क्या होता है? रोल में आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और जो रोल्स होते हैं लोगों के, उस पे कल्चर जो है वो आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, ये काफी हायरार्कल स्ट्रक्चर होता है। जैसे लार्ज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनमें आपको ये देखने को मिलता है। और पर्सन कल्चर में क्या होता है? पर्सन कल्चर में होता है कि पर्सन कल्चर में देखते हैं, हाँ, ये खाली फॉर द इंडिविजुअल, इट एग्जिस्ट मेनली टू फॉर द इंडिविजुअल विद इन इट मिनिमल हायरार्की। हर कोई इंडिपेंडेंट होता है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, जैसे स्मॉल पार्टनरशिप में बैरिस्टर, चैम्बर, डॉक्टर। ठीक है, वेरी लिटिल हायरार्की। रूल एंड पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड वाला हमें ढूंढना है, डी। देन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन आइदर इनहैंस और होल्ड द बिजनेस बैक। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो बिजनेस को आगे भी लेकर जा सकती है और पीछे भी खींच सकती है। आगे कैसे लेकर जाएगी? सारे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होने से बढ़ सकता है। और होल्ड कैसे करेगी पीछे? कि कंपनी कोई चेंज लाना चाह रही है लेकिन सारे एम्प्लॉयज इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हम तो ये चेंज को रेजिस्ट करेंगे, हम ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। Then, according to Handy's theory, in the person culture, which of the following would be correct? Contribution made by each employee is recognized and appreciated. No. Status symbols are there to remind staff of their place. Okay. Then people believe that if they meet their job requirement, they will slowly progress to the senior management. No, ये आपका रोल कल्चर के ऊपर बात है। ठीक है। Then rules are put in place and must be strictly followed by all. नहीं, आई थिंक डी वाला जो है वो रोल कल्चर है, सी वाला टास्क कल्चर है। ओके, एंड ए वाला तो नहीं है। ओके, तो आई थिंक बी ही होगा इसका आंसर। स्टेटस सिंबल आर देयर टू रिमाइंड स्टाफ ऑफ देयर प्लेस। देन which of the four culture types popularized by Handy is often found in organization with an entrepreneurial structure? Entrepreneurial structure में क्या होता है? एक सेंट्रल बंदा जो कि फाउंडर या ओनर होता है, ठीक है, वो सारे डिसीजन लेता है सेंट्रली और वही सबको बताता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना। तो ये कौन से हैंडी के हिसाब से कौन से कल्चर टाइप में था? ये पावर कल्चर में था, जहाँ पर एक ही बंदा सारे डिसीजन ले रहा होता है। देन research have indicated that workers in country A display characteristics such as the desire for material wealth and possession, while workers in country B value personal relationships, belonging, and the quality of their life. Now, according to Hofstede theory, this distinction relates to which of the following cultural dimension? Okay. तो ए में क्या है कि वो मटेरियल वेल्थ और पोजीशन डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, और बी में क्या है, वो पर्सनल रिलेशनशिप, बिलोंगिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो मस्कुलिनिटी में क्या होता है? सेम, ऊपर रखना चाहते हैं, पावर दिखाना चाहते हैं। और फेमिनिटी में क्या होता है कि पर्सनल रिलेशनशिप और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज्यादा वैल्यू करा जाता है। तो आंसर क्या होगा? ए। पावर डिस्टेंस में क्या होता है कि तुम्हारा एक ही बंदा जो है वो सारे डिसीजन लेता है, पावर में होता है। ओके, और इंडिविजुअल एंड फॉर रेस्टोरेंट ये भी नहीं होगा, अनसर्टेनिटी एविडेंस में पावर के रिलेटेड। देन 42, consider the following cultural dimensions as popularized by Hofstede. First, high uncertainty avoidance, masculinity, low power distance, individual. अब हमें देखना है which two of the cultural dimensions identified above are shown to exist in country A. दो, ये बड़ा होगा। In country A, most businesses are highly bureaucratic with many defined rules for employees. However, even junior staff members are usually involved in the creation of these rules as they expect to have a say in the running of the business. ठीक है, सबसे पहला है हमारा हाईली ब्यूरोक्रेटिक। तो हाईली ब्यूरोक्रेटिक और तुम्हारा ये मैनी डिफाइंड रूल फॉर एम्प्लॉयज में कौन सा होगा? मस्कुलिनिटी। ठीक है, कि सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर से चलेगा, पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर है।
ऐसे जैसे रूल्स लिखे हैं वैसे ही फॉलो होंगे, ये काम होता है मस्कुलिनिटी में। और ये जूनियर स्टाफ मेंबर वाला जो है ये आएगा हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में, क्योंकि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या होता है कि सारा रूल वगैरह से चलेंगे और कोई भी चीज इधर उधर नहीं होगी। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में क्या है, मतलब जो तुम्हारे जूनियर लोग हैं उनसे भी तुम एडवाइस लेते हो कि हाँ भाई हमें ये रूल को कैसे फॉलो करना है, कैसे create करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो तुम्हारा सही आंसर होगा। Then, the dash is the network of relationships that exist within an organization and arise through common interest and friendship between members of staff. Which word fits the gap in the above definition? Informal organization. ग्रेप वाइन नहीं होती, ग्रेप वाइन तुम्हारा नहीं आएगा इसमें। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तुम्हारा नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ग्रेप वाइन में क्या होता है, खाली कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन तुम्हारा फैलता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जैसे भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हर किसी का अलग अलग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अराइज थ्रू कॉमन इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मेंबर ऑफ स्टाफ। देन लास्ट क्वेश्चन, GHS company is currently examining its organizational structure with particular focus on its informal organization. Which of the following statement regarding the informal organization is correct? काफी आसान क्वेश्चन है। If managers become involved in the informal organization, employee motivation and productivity usually fall. ऐसा नहीं है, informal organization में सभी involved होते हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से हर कोई informal organization में involved होता है। Then the informal organization typically tends to encourage employees to act as individuals. No, informal organization में बल्कि वो लोग ग्रुप में और टीम में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। Then the informal organization may form a significant part of the position manager say if they attempt to implement change in the organization. True. Resistance to change हमने informal organization में disadvantage पढ़ा था। Or then interdivisional communication tend to be weaker through the informal network when compared with formal communication. No, बल्कि informal network में communication और भी ज़्यादा जल्दी होता है। ठीक है, चलो ये वाला हो गया हमारा यहाँ से। अब हम चलते हैं हमारा ACCA स्टडी। इसमें हमें करना है चैप्टर नंबर 14। Edgar Schein suggested that there are three different levels of culture which management need to understand. Which one of the following is one of the level of culture identified by Edgar Schein? तो उन्होंने आर्टिफैक्ट्स बताए थे, एस्पाउस वैल्यूज बताई थी एंड देन उन्होंने बेसिक असम्पशंस बताया था। इसमें खाली आर्टिफैक्ट है, तो यही है। Then Charles Handy has suggested that business organization can be divided into four types, which differ according to their structure. The management method used and the process for getting their work done. Which of the Handy four management style would best describe the following situations? First, a large public sector organization characterized by formal job description and documented procedures. फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर कहाँ पढ़ा था हमने ये? रोल कल्चर में। एंड देन अ कंसल्टेंसी बिजनेस दैट एम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है वो एम है, तो उनको खाली टास्क से मतलब है। तो सिचुएशन वन तुम्हारा रोल कल्चर है एंड सिचुएशन टू तुम्हारा टास्क कल्चर है। ओके, देन Greet Hofstede suggested that organizational culture differ because of differences in national culture. He claimed that national cultures can affect the organization along different dimensions. Now, which of two of the following are dimensions identified by Hofstede? Okay, so power distance and uncertainty avoidance. Maturity और emerging? No. टास्क कल्चर नहीं, टास्क कल्चर तो हमारा उसमें दिया था हैंडी में। ओके, so power distance and uncertainty avoidance 1 and 3. Then the culture of an organization will be influenced by a number of factors. Okay, which of the following factors are likely to have an impact on the culture of organization?
The number of employees working for the organization, yes it will affect, क्योंकि अगर कम एम्प्लॉय होंगे तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी चल सकता है टॉल और तुम्हारा लेस ब्यूरोक्रेटिक कल्चर भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर एक फॉर्मल कल्चर होना जरूरी है। द एज ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नो एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर और लोकेशन तो करेंगे, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी करेंगे, खाली द एज ऑफ एम्प्लॉयज नहीं करेंगे। तो 1, 2 and 4। Then Edgar Schein suggested that there are three different levels of culture which management need to understand. Which of the following of Schein level of culture is extremely difficult to identify? यहाँ पर ध्यान देंगे, extremely difficult। कौन सा था ये? बेसिक assumption and value वाला। ओके, ओ 80% सही। हम्म, ओके, एज भी करेगी। Why? All of these factors will have an impact on the culture of an organization. The number of employees so will affect the size of organization. The culture of a large organization is likely to be very different from the culture of small organization. Then the average age of employees is likely to affect the culture of an organization. This can affect many aspects of the organization, such as preferred way of working, approach to work, and general view and attitude, all of which will impact on the overall culture. ठीक है, एज भी करेगा। देन हमारा प्रैक्टिस वाला, इसमें 11 क्वेश्चन है। A strong organizational culture implies tightly structured activities through formal plan and procedure. No, this statement is false. Why? Because जहाँ पर एक strong organization culture है, वहाँ पर लोगों को पता है कि चीजें कैसी होती हैं, उन्हें कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, तो और इसलिए उनमें फॉर्मल प्लान और प्रोसीजर की जरूरत काफी कम पड़ती है। That's why the statement is false. Which type of culture uses a team approach in order to complete the required work? Role culture, person culture, task culture। टीम अप्रोच की बात करिए यहाँ, तो आई थिंक इट इज द टास्क कल्चर। रूल कल्चर में तो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोसीजर बताते हैं, पर्सन कल्चर में हम सबसे एडवाइस लेते हैं, या पर्सन कल्चर भी हो सकता है। आई एम कंफ्यूज बिटवीन टू। हम टास्क कल्चर के साथ प्रोसीड करते हैं। यस करेक्ट। अ टास्क कल्चर इंसिस्ट वर्किंग इन अ टीम टू बेस्ट कंप्लीटिंग अ वर्क असाइनमेंट और टास्क। Based on Hofstede research on national culture, a high-power distance index indicates a top-down change of command and strong centralization. True. हाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सारी पावर सेंटर के पास होती है। ओके, वो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। Yes. Then a researcher performed analysis on a company using Hofstede dimension of national culture. He concluded that a high score on one of Hofstede dimension fits well with a group-oriented or task-oriented organization. Which of Hofstede dimension would the researcher be referring to? Collectivism, uncertainty avoidance index, power distance, or masculinity? Masculinity. Masculinity. So, masculinity. आई थिंक कलेक्टिविज्म, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ग्रुप ओरिएंटेटेड और टास्क ओरिएंटेटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है। यस कलेक्टिव। देन which of the following states the four culture type identified by Handy? Power, role, task, resource. नहीं, individualism, uncertainty, no. Power, uncertainty, task, bureaucratic, no. Person, role, task, power. To which level of organization culture do the following relate according to Shane? Artifacts and creation. Level 1. Spouse value. Level 2. Basic assumption. Level 2. Then, Yana will shortly be graduating from university and is researching for her first job.
In tests conducted by the University Careers Advisor, she scored highly in wanting a job that had the attributes of predictability, standardization, and consistency. What organization culture would be most suited to Yana? Hmm. Predictability, standardization, and consistency. रोल कल्चर पावर कल्चर नहीं होगा, पर्सन कल्चर भी नहीं है, टास्क या रोल में से कोई होगा। और क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं जो कि रोल कल्चर का पार्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बताता है इसमें कि क्या काम होगा, कैसे कल्चर, कैसे चीजें चलेंगी, तो आई थिंक द आंसर शुड बी रोल कल्चर। यस। Task flexibility, individual task, team working based on capability to complete task. Power control from center web style. Person, individual is key. Structure for one individual. Then, research has indicated that worker in country A, ये तो हमने करा था, masculinity and femininity, Kaplan ने करा ये। Then, for John they John they was a highly successful barrister operating from Chamber office located in London, New York and Singapore. He has a reputation second to none for winning high-profile cases involving complex cross-border issues. Each office is run by a legal manager heading a team of lawyers, legal assistants, and researchers. The whole aim of each office is to present Sir John with full details of each potential case. Sir John then consults with the office manager before deciding which client to accept. Once a client has been accepted, the office manager ensures that Sir John has a complete and solid brief on which to base his case in court. Which of handy culture types best to describe Sir John's chamber? हम्म, देखो चैम्बर और ऑफिस वाला हमने पढ़ा था अभी उसमें हमारा पर्सन कल्चर में, लेकिन मैंने जिस हिसाब से डिस्क्राइब करा है सिचुएशन को, आई थिंक कि ये पावर कल्चर होगा। लेट्स गो विद नो। देखा, in a person culture the individual is the central point. For John Chambers exists only to serve him. Power is by constant and any power basis through expert individuals who do what they are good at. Legal research and listened to by Sir John on that basis. Okay, correct. Teaching organization and academic facilities organized into courses and departments, where teaching staff report both to course program managers and to subject specialists, depending on which course they teach and upon their particular subject specialism. According to Charles Handy, four culture stereotypes, which are the following describe the above type of organizational structure. Hmm. Report both to course program manager and subject specialist, depending on which course they teach and upon their particular subject specialty. I think it's the role culture, task, power, person, task. How? The task culture is appropriate where organizations can accommodate the flexibility required to adjust management and team structure to address the tasks that must be fulfilled. Okay. Which of the following statements define organizational culture? The value, norms, and practice that shape society, the system by which activities are directed and controlled, social relationship and informal communication networks, and the accepted way of behaving and working. D. The accepted way of behaving and working.
There is no single universally agreed definition of organizational culture. However, most of the generally accepted definitions acknowledge that it relates to the norms, value, and behavior exhibited within the organization. These may be carried over from the founding principle of those who established the enterprise or formed over time by the influences of decision makers, including senior executives and other key influencers. The accepted way of behaving and working is one way of describing organizational culture. The value, norms, and practice of society define the culture which may prevail in a particular nation or region but does not relate specifically to an organization. This may exert strong influence on how a company does its business, but it's not a necessary influence for all companies. ऑलमोस्ट सही दो गलत गए हैं हमारे. चलो कोई बात नहीं. इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी होता है समाप्त. अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4. इसमें आपको ये सारा रिवीजन करना है और क्वेश्चंस जितने भी मैंने अभी तक करवाए हैं ये सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं.